हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आज मैं 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर बताने वाला हूँ। ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दो पार्ट्स में आपका ये बिजनेस स्टडी बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको मैनेजमेंट के बारे में जानना है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप सबसे पहले जानेंगे कि नेचर और सिग्निफिकेंस यानी मैनेजमेंट का क्या महत्व है, इसकी प्रकृति क्या है, ये जानना है। तो इसे मैं बता दूं कि मैनेजमेंट होता क्या है ये जानना है। और आपके लिए ये मैनेजमेंट एक न्यू वर्ड है, लेकिन आप लोगों ने सुना भी होगा मैनेजमेंट जो टर्म है। कहा गया एनीथिंग मैनेज मैनेजमेंट रिजल्ट विल बी ज़ीरो। किसी भी काम से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है तो रिज़ल्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे जानना है कि कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट का अगर पूछता है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों में से कोई एक लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वही होगा और नेचर भी वही होगा। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस क्या है। तो कंसेप्ट में यहाँ लिखता है कि एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो एक्टिविटी होती है। एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज को मैनेज करने की जो एक्टिविटी होती है। एंड टास्क ऑफ एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज जो होता है एक बिजनेस है फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, जो मैंने टारगेट बना रखा है कि मेरे को ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है मोस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड टास्क, किसको मैनेज करना, रिसोर्स को और टास्क को, ऑफ एन एंटरप्राइज किसी भी बिजनेस का, फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है मोस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, यानी कि बहुत एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली इसको अचीव करना है, ठीक है, आसानी से, सरलता से, कुशलता से। मैनेजमेंट हैज़ बिन डिफाइंड एज अ प्रोसेस, कहा गया कि मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है एज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस भी है, ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो रहा है कि मैनेजमेंट जो है एक तरह का टास्क है, ठीक है, किसका, एक इंटरप्राइज का, जो रिसोर्स को, जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसको क्या करना, मैनेज करना। किस पर्पज से, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरा यहाँ पे ये तो मैं आपने देखा कंसेप्ट बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे द टर्म एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारा टर्म यूज़ किया गया है। एफिशिएंसी का मतलब कंसेप्ट तो बता दिया मैंने। एफिशिएंसी का मतलब होता है फोकसेस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा इनपुट हो, ठीक है, उतना ज़्यादा आउटपुट हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि एफिशिएंट और एक इफेक्टिवनेस होता है। दो टर्म है यहाँ पे, जो इसको चैप्टर में मैं इसे एक्सप्लेन भी करूँगा, एफिशिएंसी और एक इफेक्टिवनेस। क्लियर। तो द टर्म एफिशिएंसी फोकसेस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट चाहिए उतना। क्लियर। द टर्म इफेक्टिवनेस स्ट्राइव्स एट अचीविंग द टारगेट्स और गोल्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। अगर मान लिया, मैंने बता दिया आपको कि आपको 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और आपने 1 घंटे में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, दैट मीन्स आपके अंदर इफेक्टिवनेस है। और अगर आप 1 घंटे में
आपको टाइम दिया गया था 1 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने और आपने हाफ एन आवर में कंप्लीट कर दिया, दैट मीन्स आपके अंदर इफिशियंसी है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्लियर? ओके। यहाँ लिखता भी है द टर्म इफेक्टिवनेस स्ट्राइव at achieving the targets or goals with a stipulated time frame. It is important for management to achieve goals effectiveness, clear, with minimum resources, that is as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. बैलेंस भी दोनों के बीच मेंटेन करना है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। मैनेजमेंट के लिए दोनों टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है थर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं मुझे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक, क्लियर? तो आप लोग देखें, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट जो है हर जगह है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन वेरी लार्ज हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कहा गया जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी सब जगह पे कहा भी गया है कि मैनेजमेंट इज़ रिलेवेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, स्मॉल, लार्ज, नेचर में कह सकते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, इसमें कह सकते हैं चाहे वो रूरल हो सकता है, चाहे वो अर्बन हो सकता है। तो हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। इसके बाद आपने देखा यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, सेकंड पॉइंट जो लिखता है यहाँ पे कि मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। 3 डायमेंशन है मैनेजमेंट के लिए। अब जैसे इसमें आप पूछेंगे सर मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, तो आप ये जानें कि मल्टी डायमेंशनल जो होता है ये इसका एक फ़ीचर है। इस फीचर में सबसे पहले आपको जो जानने हैं कि कहा गया कि मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ 3 मेन डायमेंशंस। इसके 3 मेन डायमेंशंस हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट translates the work to be performed in terms of objective or goal and assign the means to achieve them. अब वर्क का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स। अगर ह्यूमन बींग नहीं हो तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई एसेट ही नहीं है। मैन पावर, उसको भी मैनेज करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद थर्ड में हम लोग इसको बोल सकते हैं हम लोग कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। 3 डायमेंशंस में फर्स्ट मैंने बता दिया आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैंने बताया था मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा मैंने बताया अभी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। कहा गया एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सम प्रोडक्ट्स और renders a service. This requires resources, technology and a productions process that would convert into input into a desired output. Management of operation involves deciding what is to be done and who is to be who is to do it, that means management of people. तो 3 डायमेंशन मैंने बता दिया आपको कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो 3 आपने देखा कि इसके डायमेंशन जो है इसके कितने हैं, 3 हैं। तो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। आप लोग जानते ही है कि एक बंदा मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर सकता है। अगर इसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट मीन्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से होगा। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इसे देखा नहीं जा सकता है ना, ये इंटेंजिबल फोर्स नहीं है, दैट कांट बी सीन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी को उसके एक्सटेंशन को देख करके आप पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट बिजनेस के ग्रोथ को देख के पता कर सकते हैं कि इसका मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। तो मैनेजमेंट को कहा गया इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। अगर फीचर्स आपसे पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, नेचर पूछता है, तो आप लिख सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। अब मैनेजमेंट का तो मेन मोटिव होता है अपने गोल को अचीव करना, पहले से प्रीडिटरमाइंड होता है। जो मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हाथ में होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप लेवल पे बंदे बैठे होते हैं, उनको क्या करना होता है
कि गोल एस्टेब्लिश किया जाता है कि हाँ गोल को सेट किया जाता है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैनेजमेंट का काम होता है जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं सबका टारगेट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। तो कहा भी गया कि मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड कंपोजिट प्रोसेस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि ये लगातार चलते रहता है, ऐसा नहीं है ये ऐसा है कि ये आपका कंटिन्यू नहीं चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा। ये ऐसा काम नहीं है जो एक बार कर लिया और नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में एक रूटीन बना के दिया जाता है, एक प्रोग्राम होता है कि हाँ इस तरह का जो है इसका जो है 2 शिफ्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 शिफ्ट हुआ दूसरे दिन 3 शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है कि एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी लगातार चलते रहना चाहिए, डेली मैनेजमेंट होता ही रहता है। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। ये विद द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे जैसी वैसी परिस्थिति होती है, जैसा सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ बदलाव भी होते रहते हैं। जैसे कोविड-19 के केस में क्या हुआ था अभी हाल ही फिलहाल में कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, ठीक है। तो मैनेजमेंट को बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट हमारा है बैलेंस से इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इस दोनों के बीच क्या करना, एक तरह से संतुलन बना के रखना भी होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं मैनेजमेंट के। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट्स एंड साइंस कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, बहुत सारे फीचर्स हैं। फिलहाल ये जो मेन फीचर्स मैंने बता दिया आपको। ऑब्जेक्टिव्स अगर आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो कह सकते हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें फर्स्ट में आपका है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड में आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, सर्वाइवल के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। सर्वाइवल कब होगा, प्रॉफिट होगा तभी तो सर्वाइवल भी होगा, ग्रोथ भी होना ज़रूरी है। तो ये 3 जो है, ये जो मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स जो मैंने नोट किया अभी बता दिया यहाँ पे, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 लिखेंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल भी होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक चलता रहे, प्रॉफिट होना चाहिए, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट उससे अर्न होता रहना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होना चाहिए। ग्रोथ नहीं होगा तो फिर सही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो आगे रन भी नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो सोशल हैं, यानी समाज को भी ध्यान में रखना है, सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, डुप्लीकेट मेडिसिन अवेलेबल कराना है, ऐसा नहीं है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करने वाले बंदे हैं वो भी सोसाइटी के बंदे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो भी सोसाइटी के लिए ही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे, वहाँ की जो सर्विस होंगे, सोसाइटी के लोग ही कंज्यूम करेंगे। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, जो वर्क करने वाले होते हैं ना, उनकी भी देख रेख करना, टाइम टू टाइम उनको रिवार्ड देना, ठीक है। कभी कभी वो गलत करें तो उनको पनिश भी करना। तो ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको भी फुलफ़िल करने होता है। अच्छा इन्वायरमेंट अवेलेबल कराना वहाँ के पर्सनल को, ओके। नेक्स्ट हमारा 6 है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ही होता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो चैप्टर ही हमारा कहता है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला सिग्निफिकेंस जो है या इम्पॉर्टेंस है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट अगर होगा तो ईजिली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकता है। दूसरा है हमारा पॉइंट है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए वो गतिशील होना चाहिए यानी कहने का मतलब क्या, उसमें कुछ बदलाव भी होते रहना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट अगर है तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी होगी, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, अच्छे अच्छे कमोडिटीज़ अवेलेबल होंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज होगा। तो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्लियर। एम्स एट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का जो एम होता है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, ठीक है। कि मैनेजमेंट में क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है,
जिससे काम करने वाले बंदे एक ही काम को करते करते परफेक्ट होता शुरू हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा उसमें स्पेशल हो जाते हैं और काम को अच्छे ढंग से करते हैं और कम टाइम में वो काम को कंप्लीट भी करते हैं और नया नया इन्वेंशन भी होता रहता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में ये हेल्प करता है। तो ये सारे मैंने जो बताए अभी आपको वो था इम्पॉर्टेंस नंबर 6 पॉइंट का। क्लियर? इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, बहुत सारे डॉट डॉट्स हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब इसको समझना है थोड़ा। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तो प्रोफेशन है, तो जनरली अभी देखा भी गया है कि ग्रेजुअली इट बिकम्स प्रोफेशन इन इंडिया। हमारे भारत में जो मैनेजमेंट धीरे धीरे ये प्रोफेशन बनता चला जा रहा है। ठीक है, कहता है मैनेजमेंट इज इंटरप्रेटेड थ्री डायमेंशनली। फर्स्ट है एज एन आर्ट, अ साइंस, अ प्रोफेशन। तो ये तीनों है, आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। अब आर्ट कैसे है? अब देखो आर्ट के बारे में मैं समझा दूँ। सबसे पहले तो ये जानो कि साइंस क्या होता है। साइंस तो जानते हो तुम लोगों को कि भाई सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज किसी भी चीज़ का, यानी कहने का मतलब कि सूरज पूरब से निकलता है, दैट इज़ साइंस। जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं ना हम लोग। ठीक है, टू एवरी एक्ट देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सब तो क्या है, ग्रेविटी का जो लॉ है वो सब आप जानते हैं। साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है, सिंपली आप इतना जब समझो कि नॉलेज इज़ कॉल्ड साइंस। एक लाइन में मैंने बता दिया, नॉलेज इज़ कॉल्ड साइंस, यानी कि ज्ञान ही विज्ञान है। किसी भी चीज़ की जानकारी वो एक तरह से साइंस कहलाता है। नॉलेज इज़ कॉल्ड साइंस। और उस नॉलेज का को प्रैक्टिकल शेप देना, यानी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड आर्ट। अब मैं बता दूं, सिंपल सी बात है कि चाय बनाना ये जानना, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। और चाय बना करके सर्व करना, पिलाना, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। और आर्ट डिफ़र कर सकता है। अब 10 लोग हैं, 10 लोगों को कर दिया गया कि 10 लोगों को चाय प्रिपेयर करना है, चाय बनाने हैं, तो 10 लोगों का जो टेस्ट होगा चाय का वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसी की चाय फीकी हो सकती है, किसी की चाय मीठी हो सकती है, किसी की चाय कड़वी हो सकती है। तो कहने का मतलब नॉलेज सबके पास था, उसका एप्लीकेशन जो होगा वो थोड़ा आर्ट तो थोड़ा थोड़ा डिफ़र होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप मैनेजमेंट का नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये साइंस है। और इसी मैनेजमेंट को स्टडी करके किसी बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, आप टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, पॉलिसी डिटरमिन करना है आप लोग आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, तो डैट इज़ कॉल्ड एन आर्ट। क्लियर? तो मैं बता दूं यहाँ क्या लिखता है वो मैं समझा देता हूँ। कहता है यहाँ पे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट अडॉप्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ क्रिएटिव स्किल्स एंड नॉलेज फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे वहाँ चाय बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव था, तो नॉलेज का या क्रिएटिव स्किल का यूज़ करना वहाँ पे, ठीक है, लाइक ऑल आर्ट्स। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये क्या हो सकता है, बदल सकता है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, social science. Management is a science because management principles are based on scientific observation and experimentation and universal truths. ये भी मैंने बता दिया। However, the principles of management are not as exact as the principle of physics or chemistry. अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह इतना एग्जैक्ट नहीं होगा। आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे तो आएगा ही, वो तो एग्जैक्ट है। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का जो है वो उतना एग्जैक्ट नहीं होता है, दैट में चेंज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, यहाँ लिखता है ना, एंड कैन बी मॉडिफाइड टू सूट डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे अभी कोविड-19 का जो केस था, जो इस क्राइसिस में बहुत सारे पॉलिसीज़ को चेंज करने पड़े, बहुत सारे बिजनेस को, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो। दस मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। जनरली आप समझें कि मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। क्लियर? धीरे धीरे ये प्रोफेशन भी बनना शुरू हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ये प्रोफेशन ही बनता जा रहा है। अब कोर्सेज हो रहे हैं बहुत सारे मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट का कोर्स करके लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल डिग्री मिल जाता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज़ एन ऑक्यूपेशन
requiring a specialized knowledge, skill and training for the satisfaction of the larger interest of the society. It is not a fully developed profession but is moving in that direction. इस डायरेक्शन की ओर ये क्या करता है, मूव कर रहा है. जैसे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है. एक अकाउंटेंट हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. एक मैनेजर किसी एडमिनिस्ट्रेटर है, एक मैनेजर है किसी बिजनेस को मैनेज करता है. तो मैनेजमेंट धीरे धीरे हमारे इंडिया में क्या बनता जा रहा है, धीरे धीरे ये प्रोफेशन बनना शुरू हो चुका है, ठीक है. अब मैं आपको बता दूं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसी का, वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जो लेवल है, मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स. वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक लोअर, जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हैं. तो टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है. कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोग बैठते हैं वहाँ, जो पोस्ट है या डेजिग्नेशन जो भी है क्या है वो है. तो टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन हो सकते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं. द टॉप लेवल मैनेजमेंट मेक्स द मेजर डिसीजंस एंड फॉर्मुलेट्स, बनाते हैं द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, मेजर डिसीजन लेते हैं. वो कौन लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं. दूसरा हमारा है मिडिल और सेकेंड लाइन मैनेजमेंट, जिसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कह सकते हैं. कंसिस्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स हो सकते हैं, वो प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, फाइनेंस मैनेजर हो सकता है, पर्सनल मैनेजर हो सकता है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर्स हो सकता है, एट्सेट्रा. द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइज एंड गाइड्स द लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. एज ए ये मीडिएटर का काम करता है, यानी मिड का बंदा है ये गाइड करता है किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और रिपोर्ट किसको करता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को. क्लियर. यानी टॉप लेवल की बात को लोअर लेवल तक पहुंचाता है और लोअर लेवल की बात को टॉप लेवल तक पहुंचाता है. और जो पॉलिसीज़ या जो भी ऑब्जेक्टिव्स जो डिटरमाइन किया गया है, जो फॉर्मुलेट किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है कौन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट हमारा थर्ड में है, जो तीसरा लेवल है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट कह सकते हैं, सुपरवाइजरी कह सकते हैं, ठीक है, या ऑपरेटिव मैनेजमेंट कह सकते हैं. अब देखिए, कंसिस्ट ऑफ फोरमैन, सुपरवाइजर्स, superintendents, etc. This level is responsible for the actual day-to-day functioning and coordination of the enterprise at the level of workers. जो वर्कर्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे नीचे काम करते रहते हैं ना, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं ना, हाँ, उसके बीच तालमेल स्थापित करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड करना, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब किसका काम होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का. जैसा कि आपने पोस्ट भी देखा, सुपरवाइजर होगा, सुपरिटेंडेंट होगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट फंक्शन, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपके कौन कौन से काम हो सकते हैं, वो देखिए. सबसे पहले प्लानिंग करना. प्लानिंग करना का मतलब ही होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग. पहला जो होगा वो प्लान करना, कुछ करने से पहले सोचना. ऑर्गेनाइजिंग होता है जैसे रिसोर्सेज को असेंबल करना. स्टाफिंग है राइट पर्सन टू राइट जॉब, सही लोगों को सही काम देना. ऐसा नहीं ठेला चलाने वाले को कंप्यूटर पे बैठा देना और कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले को ठेला दे देना. डायरेक्ट करना, टॉर्च बियरर का काम करना, ये मार्गदर्शक का काम करता है. डायरेक्टर, डायरेक्शन तो जानते हैं ना, डायरेक्टर जो होता है डायरेक्ट करता है, वो कंट्रोलिंग होता है जो काम पे नियंत्रण रखता है. तो ये 5 फंक्शन है. जो 5 फंक्शन को वो डिटेल में भी जानेंगे. फिलहाल आपको इस चैप्टर का पहले ये सब कंसेप्ट आपको अच्छे से जानना है कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो कितने हैं. टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट के टोटल फंक्शन कितने हैं, 5 फंक्शंस. ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं बता दूं आपको कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस. कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है और इसका
नेचर और इम्पोर्टेंस आपको जानने हैं। क्लियर? तो नेचर एंड इम्पोर्टेंस में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन, जोड़ना, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड्स फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन directed toward the accomplishment of common objectives। यानी कि ये जितने फंक्शंस मैंने बताए ना, इसके बीच क्या करना है, एक तालमेल स्थापित करना, यानी एक हारमोनी एस्टैब्लिश करना है। जैसे प्लानिंग होगा तभी तो ऑर्गेनाइजिंग होगा, तभी स्टाफिंग होगा, फिर आपका जो है डायरेक्टिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब एक दूसरे के बीच तालमेल को स्थापित करना होता है। इसलिए लिखता है कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन, जोड़ता है, सिंक्रोनाइजेशन और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और सारे लोगों का काम क्या होता है, जितने भी हैं या जो भी फंक्शन, सबका सारे फंक्शंस का काम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ग्रुप जो ऑब्जेक्टिव्स है या कह सकते हैं जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अकम्प्लिश करना, उसको अचीव करना। इसके नेचर क्या क्या है? कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जितने भी फंक्शन है ना, सबके साथ कोऑर्डिनेशन का होना मस्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट्स को ये क्या करता है, जोड़ता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये कोऑर्डिनेशन जो है सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये ऐसा फीचर है जो सबके साथ होगा। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जो यूनिटी ऑफ एक्शन है उसमें ये क्या करता है, यूनिटी यानी कि इंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, एक एकता लाएगा, एक तरह से जो भी काम हो रहे हैं एक जैसे काम हो रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर डायरेक्ट हो रहे हैं सारे लोग, ठीक है। इट इज़ डिलाइबरेट एफर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जो मैंने फीचर्स बता दिया आपको, तो इस सारे फीचर्स को याद रखने हैं आपको। जैसे मैनेजमेंट का फीचर्स बताया था, वैसे ही आपने कोऑर्डिनेशन का फीचर्स भी जाना। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं ये फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन ये अलग से कोई फंक्शन नहीं है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की तरह नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एसेंस है जो मैनेजमेंट के साथ 100% रहता है। लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, सारे फंक्शंस का एक पार्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या है, कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ग्रोथ होता है ऑर्गेनाइजेशन का के साइज़ का, तो उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। फैसिलिटेट्स फंक्शनल डिफरेंशिएशंस एंड फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशंस। स्पेशलाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, आसान बनाता है। और फंक्शनल डिफरेंशिएशन में भी ये हेल्प करता है, यानी कि उसे सरल बनाता है, आसान बनाता है। तो ये मैंने बता दिया, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो मैंने दिया था। ये सारे टॉपिक्स है, इसको और डिटेल में आपको पढ़ना है, बुक्स में आपके सारे डिटेल्स दे रखे हैं। फ़िलहाल मैंने कंसेप्ट बता दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।